नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696083860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अभी से ही और अपने एग्जामिनेशन तक पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए, तो ग्रुप्स हमारे स्टार्ट हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करेंगे। इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से देखा करिए, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और इसका सबसे असली मजा तब आएगा आपको जब आप इसे खुद अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 4 कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं अलग अलग समय पे बुद्ध और जैन धर्म जो है ना, इनसे संबंधित रहे या इनके द्वारा दिए गए, ये कह लीजिए। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। वहीं सर्वस्तित्ववाद और शून्यवाद, ठीक है, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफीज हैं। ठीक, तो इसमें हम 1 और 4 वाला ऑप्शन जो होगा इसको चुनेंगे। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से आपको ये पता होनी चाहिए बातें। रेजांगला युद्ध स्मारक इसमें से कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक वॉर मेमोरियल है, हमारे शहीदों को कह लीजिए समर्पित। तो ये स्थित है आपका यहाँ लेह डिस्ट्रिक्ट है ना, लद्दाख में। यहाँ पे देखें राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ होता है। ठीक है, बेस ईयर इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमी में अगर पढ़ा होगा, ठीक है, या आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ठीक है जीडीपी बेसिकली आप क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, एक मार्केट वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो पीरियड ऑफ टाइम हम मोस्टली 1 साल के अंतर्गत का मानते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है ना, इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो इन दोनों के कैलकुलेशन में डिफरेंस ये होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कि जो इन्फ्लेशन होता है यानी कि महंगाई, ठीक है, उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक, तो उसी क्रम में जिन वर्ष, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में लिखा है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है उसको बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, तो रियल जीडीपी के कैलकुलेशन में बेस ईयर का जो है हम ये डेटा लेते हैं फॉर द कह लीजिए ईयर टू ईयर कंपैरिजन के लिए, ताकि जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है वो की जा सके। तो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पे सी विकल्प को हम चुन के आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जिसके सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वह कौन सी कमेटी है। पहले भी आपको ये बता दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे पार्ट 4A जो हमारा है उसको ऐड किया गया। अच्छा, जरा अमेंडमेंट बताइए, किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है, ये आपको पहले बताई गई हैं चीज़ें। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो 36 से 51 के मध्य हम डीपीएसपी के बारे में देखते हैं। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ऐसा जो कह लीजिए परिकल्पना की गई है अनुच्छेद 39 में, ये तो ठीक है। बाकी के यहाँ गलत है, जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है ना, जो लीगल एड वाला कॉन्सेप्ट है। तो 42nd अमेंडमेंट में इसको एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था 39A है ना, उसमें ये प्रावधान है, ये गलत है। ठीक, कृषि और पशुपालन का संगठन है ना, या जो गाय वगैरह को मारने पर निषेध की बात की गई है 48 में है। और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद ये आपका 40 में है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग थोड़ी पता होनी चाहिए, यहाँ से कई बार चीज़ें बन जाती हैं। एक यहाँ पे काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये एक स्टेटमेंट है, तो इसको दिया था 26 नवंबर 1949 को, डेट भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये इस कथन यहाँ पे कहा था। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा कथन इसमें जो है सही नहीं है, इसको बड़ा ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है।
तो इसमें जो है RTI एक्ट सबसे पहली बार बना था 2005 में, ठीक है। अभी रिसेंटली इसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं। तो अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पे समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर जो तबके हैं, सेक्शंस हैं, उनको सशक्त करने के लिए काम करना, ऐसा प्रावधान RTI में नहीं है, ठीक है। ऊपर के जो और अन्य 3 हैं ये इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, RTI इन सबके कह लीजिए उद्देश्यों से मिलता है। नेक्स्ट है डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है। तो साउथ इंडिया में आप देखते हैं कि नीलगिरी माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट कह लीजिए पीक है, ठीक है, लगभग 2600 प्लस मीटर्स की इसकी एलिवेशन है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी विकल्प को चुनेंगे, तमिलनाडु है ना इसकी लोकेशन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति, यहाँ पे अनुच्छेद पहले ध्यान देते रहिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। तो बेसिकली अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता अभी रिसेंटली लोकसभा से समाप्त की गई, ठीक है। क्या हुआ था कि उनको 2 वर्ष की सजा हो गई थी, है ना, गुजरात की एक कोर्ट से। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रावधान है कि अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा और अगले जो है इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने से भी रोका जाएगा ऐसे कैंडिडेट को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में ये जो निर्णय लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो अगर ऐसी कोई उनकी अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उठा है, ठीक, तो उनका फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे एक बार कंसल्ट करेंगे और जो एडवाइस वहाँ पे आएगी, है ना, ओपिनियन जो होगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपने जो है आगे उस पर डिसीजन लें। तो इसमें जो है हम ये बी विकल्प को चुनेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो जैसे अभी क्या है कि इंडिया में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, तो एक कोलेजियम सिस्टम है, ठीक है, जो कि जजेस के ही कह लीजिए द्वारा मिल करके बना है। तो इसका कॉम्पोजिशन एक बार थोड़ा देखिएगा, तो ये अपॉइंटमेंट करता है ना। तो लेकिन 2015 में क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 99th, ठीक है, जिसमें एक नई बॉडी बनाई गई NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि इसमें इसका एक मतलब ब्रॉड स्ट्रक्चर था कि इसमें जो मोस्टली जो केंद्र सरकार थी, है ना, उसका रोल ज़्यादा हो गया था ऐसे जजेस की अपॉइंटमेंट में। तो इसको जो है बाद में चैलेंज किया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक बनी जो कि 4-1 की मेजॉरिटी से, है ना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के वॉयलेशन के, ठीक है। तो थोड़ा चाहें तो इन चीज़ों को डिटेल में देखिएगा। सी विकल्प करेक्ट है। जापानी इन्फेसिलाइटिस जो होती है तो इसका कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। पहले ये जानिएगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है एक वायरल डिजीज होती है, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है ये, तो किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा, है ना, स्प्रेड होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस। और ह्यूमन बॉडी में ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक, इसको इफेक्ट करेगा। सी विकल्प को चुनेंगे यहाँ पे। इसमें देखें जूनोटिक रोग कौन सा नहीं है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं, ऐसी बीमारियां जो किसी पैथोजन, जैसे कि मान लीजिए चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, इन सब के माध्यम से फैल रही हो, लेकिन ह्यूमंस में वो ट्रांसफ़र हुई हो एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो उसी क्रम में ये आपका जो है म्यूकोरमाइकोसिस ऑप्शन ए में जो लिखा है ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। ये ह्यूमंस में जो है इन्फेक्शन एक प्रकार का कह लीजिए, ये उससे फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये ऐसी बीमारी है मेनली ऐसे लोगों के हेल्थ को इफेक्ट करती है जो कुछ ऐसी बीमारियां ऐसी दवाएं कंज्यूम करते हैं जो बॉडी की एबिलिटी है जर्म्स और सिकनेस से फाइट करने की, उसको कम करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। बाकी की जो है ये सब आपकी जूनोटिक हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। पहले भी आपको बताया है 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, बाकी के जितने बचे वो सब फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अब यहाँ पे सी जैसे कॉमन है तो काट दीजिए, या बी वाला भी काट दीजिए, तो ए और डी बच गए फैट सॉल्युबल। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे हैं और पर्टिकुलरली कहाँ पाए जाते हैं। तो बंटू ट्राइब्स के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका नहीं, ये भी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, है ना। मोस्टली अगर हम देखें लोकेशन की बात करें तो जो वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से एसोसिएटेड है।
फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को इसमें से कौन प्रकाशित करते थे? यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा एक कह लीजिए फारसी लैंग्वेज का हमारा वीकली पब्लिकेशन था। तो राजा राम मोहन रॉय इसको पब्लिश करते थे। ठीक, विकल्प हम बी को चुनेंगे। काफ़ी जो है मतलब कई भाषाओं के जानकार थे ये, जैसे कि ये संस्कृत कह लीजिए, पर्शियन यहाँ पे हो ही गया, इंग्लिश, अरबिक और लैटिन, ग्रीक, है ना। तो काफ़ी कई सारे जैसे, और एक काफ़ी फेमस बंगाली वीकली है संवाद कौमुदी, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए चिक्विकामाटा एक स्थल है, ये कहाँ पे? चिली देश में, साउदर्न अमेरिका में। तो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है? तो देखेंगे कॉपर माइनिंग जो है ना, काफ़ी फेमस है यहाँ पे और होती है, और मोस्टली जो ये आपका नॉर्दर्न एरिया है चिली का, वहाँ पे होती है ये, है ना। लोकेशन मतलब वो है। तो फिलहाल ऑप्शन ए को याद रखेंगे। यूपीपीएससी आयोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है मिनरल से खास करके, तो जो विश्व के स्थल हैं इनकी लिस्टिंग आप जरूर देखा करिए। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन जो है इसके प्रावधानों के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो देखिए पंचायतों के संबंध में हमारा 73rd अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें पंचायत का भाग भी जो है आप देखते हैं, उसमें यह बताया गया कि किसी भी राज्य में अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पे जो है पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता। तो इसमें विकल्प हम कौन सा चुनेंगे? बी वाला। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम बताना है। तो जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लेटर ऑन लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा गया, इसकी स्थापना की गई जो है, ठीक है। यहाँ पे जैसे राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ये सब इससे एसोसिएटेड रहे, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा पेयर हमारा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो कुछ फेमस हमारे कह लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड किए गए और उसका ईयर लिखा हुआ है ना। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये वाला गलत हो जाएगा। 1813 नहीं 1823 में इसकी फाउंडेशन की गई थी। एक काफ़ी फेमस संस्कृत स्कॉलर थे इसके ब्रिटेन के, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, ठीक है, इनके द्वारा मार्च 1823 में इसकी स्थापना की गई। बेसिकली ब्रिटिश किंग जो थे उस समय 4th, है ना, उनके टाइम पीरियड पे इसको चार्टर जो मिला, और मुख्य रूप से इसका काम यह था कि जो मतलब एशियन उस समय का लिटरेचर, आर्ट और इस तरह की साइंस वगैरह की चीज़ें थी, उससे संबंधित सब्जेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन और उसे आगे जो कह लीजिए रिसर्च वगैरह करना, है ना। बाकी के जो विकल्प हैं इनको भी देख लीजिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट किसने लिखी है? तो रिसेंटली पब्लिश हुई है आर चिदम्बरम, सुरेश गंगोत्रा, है ना। ये दो नाम जो आपको मिल रहे हैं, दोनों लोगों ने, है ना, इसको कह लीजिए योगदान दिया है इस पुस्तक को लिखने में। बेसिकली ये जो है आर चिदम्बरम, इनकी लाइफ से संबंधित स्टोरीज हैं। ये कौन थे? तो ये जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे थे भारत सरकार के, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, उनसे ही संबंधित है। इसमें देखिए एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो जिस प्रकार आप एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF, तो उसी की तरीके एक बॉडी दूसरी है ये, है ना, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें रिसेंटली जो है ऑब्जर्वर स्टेटस पाया है UAE ने, है ना। इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में चाहें तो कवर कर लीजिएगा। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI, ये नाम ध्यान से देखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एलॉन मस्क ने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। जापान के एक स्थल चिबा में 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो यहाँ पे ये आयोजन हुआ है मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसमें कुल 112 देशों में से 9वें स्थान पर भारतीय टीम रही और कुल 6 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 2-2 हैं सारे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। 17 से 31 जुलाई 2023 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 23, तो ये जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट में भारत और मंगोलिया जो है शामिल हैं, और मंगोलिया में ये आपका उलान बतार जो है ना, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया जाना है।
हाल ही में विंबलडन जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला कौन बनी है? तो जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है विंबलडन, ठीक है, तो रिसेंटली कंडक्ट किया गया और इसमें जो है ये फीमेल वाली में जो जीता है इन्होंने चेक रिपब्लिक की हैं ये मार्कोटा वोंद्रोसोवा, विकल्प बी जो है। यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा अनसीडेड, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ऐसे आयोजनों के, तो जो टॉप के कुछ प्लेयर्स होते हैं, अराउंड इसका नंबर 16 होता है, ठीक है, तो उनमें ऐसे प्लेयर जो इस 16 में नहीं है, है ना, तो मतलब ये हुआ कि जो 16 ओवरऑल विश्व के ऐसे प्लेयर्स होंगे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते होंगे या पहले कर रखा होगा उन्होंने, है ना, तो उसमें नहीं होता, तो कुछ उसके लिए यहाँ पे ये अनसीडेड टर्म यूज होता है। तो ऐसे में एक अनएक्सपेक्टेडली कह लीजिए इस बार यहाँ पे ये प्लेयर निकल करके आई हैं जिन्होंने इस विंबलडन के टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है, वुमेन्स सिंगल में। और मेंस सिंगल की बात करें तो इसमें कार्लोस अल्कारेज जो हैं वो जीते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें वैसे भी पूछी जाती हैं कि कौन सा जो टेनिस का जो है ग्रैंड स्लैम किसने जीता है ना। तो 2023 में यहाँ पे विंबलडन के बारे में ये ध्यान रखेंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो बैंकॉक में अभी जो है यहाँ पे कुल 27 मेडल जो है इंडिया की कह लीजिए टोटल इंडिया की टीम ने या इंडियन प्लेयर्स ने जीते हैं। और इसमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है ये देख लीजिए। नेक्स्ट है ऐतिहासिक जल विहार का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जल विहार फेयर मोस्टली ये देखेंगे चंबल रीजन या बुंदेलखंड रीजन कह लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन उसमें से सही है? तो बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है वहाँ पे यमुना नदी के कोस्ट पे एक किला बना हुआ है ना, तो उसका निर्माण अकबर के शासनकाल में करवाया गया था। तो तीनों ही बातें यहाँ पे ठीक हैं। इसमें देखें काकोरी कांड से संबंधित इसमें से कौन कौन से नाम हैं? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सारे ही नाम, चंद्रशेखर आजाद, ये सब आप एसोसिएट करते हैं इनसे, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन है ना पे जो ये HRA से संबंधित मेंबर्स ने एक तरीके की रॉबरी करी लखनऊ के नज़दीक, है ना, तो उससे संबंधित है ये। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़िएगा। अभी रिसेंटली काकोरी कांड इसको कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2021 में इसको ये कहा था कि इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे, इसमें सभी ही सही हैं। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी जो हमने क्रांतिकारियों के नाम देखे और उनको फांसी दी गई, ठीक है, लेटर ऑन, तो इसमें गलत है राजेंद्र लाहिड़ी वाला। शाहजहांपुर नहीं, इनको जो फांसी दी गई ये गोंडा जेल में दी गई थी, ठीक है, 19 दिसंबर 1927। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग के जो लोग हैं आते हैं? तो मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नौचंदी फेयर आयोजित होता है, यहाँ पे दोनों समूह के लोग जो है हिस्सा लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? तो यहाँ पे देखें 2 ट्रीटीज मैं बताता हूँ, आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ बनारस और सेकंड ट्रीटी ऑफ बनारस, ठीक है, 1773 और 1775, ठीक है। तो इनके ही आउटकम थे। तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्रिटिश ट्रूप्स वगैरह का यूज़ करना है ना, और इन सब से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट था, तो उसी के संबंध में बनारस जो वर्तमान का वाराणसी है वहाँ पे राजा चैत सिंह होते थे, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था 1781 में, ठीक, वही यहाँ पे पूछा गया था। तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़िएगा। अब 3 स्टेटमेंट हमारे पास फिर से हैं, कौन सा सही है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों को देखिएगा, तीनों ही ठीक है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। पॉज करके एक बार देख लीजिए, वो थोड़ा डिटेल में हो सके तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। कन्नौज के संदर्भ में सही कथन देखना है यहाँ पे। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल ठीक बात है। काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इसका, और प्राचीन नाम इसके जो है कान्याकुंजा या महोथी कहा जाता था, और वर्तमान में कई बार पूछा गया है कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन फेमस है, तो इत्र यानी कि जो परफ्यूम होता है ना उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो तीनों ही बातें ठीक हैं। कौशाम्बी को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से कब अलग किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया प्रयागराज से काट करके, कौशाम्बी, ठीक है। हिस्टोरिकल रूप से भी आप इसको जानते होंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह के रेफरेंस में, ठीक। तो ये अप्रैल 1997 में बना था, ठीक है, और मंझनपुर जो है इसका हेडक्वार्टर है।
फिर से 3 स्टेटमेंट है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। तो जो बुंदेलखंड का आप रीजन देखते हैं, ये झांसी, महोबा, ये सब वाला, और मध्य प्रदेश के कुछ जिले, तो प्राचीन रूप से इसको जेजाक भुक्ति कहते थे। बिल्कुल ठीक बात है। महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में से 8 जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसकी टेरिटरी से बिलोंग करते थे, तो ये बात भी ठीक है। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस है, विधान परिषद, उसके मेंबर्स की कुल संख्या 100 है। विधानसभा में 403 है। तो सारी बातें ठीक हैं। इसमें से कौन से पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत हैं? तो कजरी का सीजन चल ही रहा है, इसमें जो वर्षा ऋतु है कजरी गाई जाती है। और बिरहा है ना, ये भी गाते हैं। ये बेसिकली किसी पत्नी का पति अगर परदेश में कार्य वगैरह करने के लिए जाता है, वो उसके विरह में जो गीत गाती है वो महिला, उसी को बिरहा का नाम देते हैं। हालांकि पुरुष भी ये गाते हैं, आजकल आपने सुना हो अगर। और झूमर भी गाया जाता है। ठीक है, सारी बातें ठीक हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल से साझा करने वाले जो हमारे जिले हैं, 7 जिले हैं कुल। ठीक है, इसमें जैसे श्रावस्ती है, बलरामपुर है, लखीमपुर खीरी है, इसके अलावा महाराजगंज है। ठीक है, और पीलीभीत है। ठीक है, बहराइच, सिद्धार्थनगर, इसमें कुशीनगर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्न में से किस जनपद से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पे इसमें मिर्ज़ापुर में विंध्याचल एक जगह है, वहाँ पे अमित शाह हमारा जो गृह मंत्री है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था, है ना। ये जो रोपवे नहीं होता है, ठीक है, तो विंध्याचल में कई सारे जो है हमारे ये रिलीजियस प्लेसेस हैं। विंध्याचल देवी का मंदिर है, काली खो, अष्टभुजा, ठीक, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मिर्ज़ापुर। इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य यानी कि फोक डांस नहीं है? तो राउफ जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, वहाँ का काफ़ी पॉपुलर है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सॉइल की कैटेगरी जितनी भी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जलोढ़ यानी कि अलुवियल जो है, ये सबसे ज़्यादा है ना उपजाऊ है, प्रोडक्टिव है। अलसी यानी कि लिनसीड, इसमें से किसका प्रचुर स्रोत है? ठीक है, तो ये देखा होगा आपने, अलसी की प्रोडक्शन है ना, अलसी का तेल भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो उसी में से अगर हम बात करें इन विकल्पों में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ये जो है इसका प्रचुर मात्रा है। एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा अच्छा काम करता है ये हमारे बॉडी में। एक ये शॉर्ट चेन होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो हालांकि वो उतना डिटेल नहीं याद रखना है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड को ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो ये है आपका ये माही रिवर। ठीक है, ये आपका अरेबियन सीज का फॉल हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जैसे बात करें, है ना, एंशियंट टाइम से, तो पहली डिस्कवरी माना जाता है कि लगभग 4000 BC के टाइम पीरियड में, है ना, फर्स्ट मेटल को जो है डिस्कवर किया गया, और ये क्या था? कॉपर। ठीक, तो इसी का यूज़ किया गया, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो सबसे ज़्यादा इसमें सिल्वर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। ठीक, तो यहीं पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देखिए, मैप वगैरह वाले लोकेट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।